गुड बाय वैभवी, मैं ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। अरे मर जाएगा वो। देखो देखो, ये डिलीवरी बॉय बिजली के तार पे नंगे पांव जल रहा है। अबे नीचे उतर, देवदास की औलाद। वैभवी, तेरे प्यार ने जो झटका दिया, उससे बड़ा झटका ये बिजली का तार क्या देगा। उस रईसजादे के साथ तू खुश रही हो। मैं तो चला। गरीब डिलीवरी बॉय अभिनव की बरसों पुरानी गर्लफ्रेंड ने उसे एक रईसजादे खातिर छोड़ दिया। प्यार में हारा अभिनव बेचारा दारू पी के चढ़ गया जमीन से 50 फीट ऊपर बिजली के तार पे। वो मजनू तो जान देने खातिर तैयार था, मगर किस्मत ने कुछ और ही मंजूर था। अरे अरे, ये बिजली का तार तो टूट रहा है। अचानक वो तार टूट गया। उस तार से एक बिजली तो निकली, मगर उससे पहले ही अभिनव नीचे गिर गया। उसे लगा कि करंट से बच गया तो गिर के तो जरूर मर जाएगा, मगर वो गिरा भी तो कहाँ? लड़की के बिस्तर में। भगवान, यो मैं कहाँ आ गया? शहर की सबसे खूबसूरत और रईस लड़की अनन्या के बिस्तर पे, जो उस वक्त चैन की नींद सो रही थी, मगर जैसे ही उसकी नींद खुली। कौन हो तुम और मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे हो? मैं खुद न जानता कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। मुझे तो लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। इससे पहले कि अभिनव कुछ भी समझ पाता, अनन्या ने उसके गाल पे एक जोरदार थप्पड़ चढ़ दिया, जिसे खा के अभिनव सन में पड़ गया। अब समझ आया था ना, ये सपना ना हकीकत है। तू इस वक्त सच में अनन्या सिंह के बिस्तर में है। अचानक कमरे का दरवाजा खोल के अनन्या का भाई सनी सिंह वहाँ पहुँच गया, जिसे देख के अनन्या अपने आप में ढकने लगी। सनी, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि वो फटीचर तेरे साथ यहाँ क्या कर रहा है। देख भाई, मुझे खुद ना पता कि मैं यहाँ कैसे आया। मुझे बस इतना याद है कि मैं एक बिजली के तार पे गिरा था और। बकवास मत कर, मैं अभी के अभी पुलिस ने कॉल करती हूँ। अब तुझसे सच पुलिस ही उगलवाएगी। ये कहते हुए अनन्या पुलिस का नंबर डायल करने लगी, मगर तभी सनी ने उसका हाथ पकड़ के उससे फोन छीन लिया और बोला, नाना बहना, पुलिस से कुछ ना कहना। लगता है तू सिंह परिवार का कानून भूल गई। इस घर के सारे फैसले सिर्फ एक ही आदमी लेता है, और वो है ग्रेट हरदेव पाल सिंह, यानी कि हमारे दादाजी। दादाजी का नाम सुनते ही अनन्या के माथे पर पसीना आ गया। हरदेव पाल सिंह न सिर्फ शहर के जाने माने रईस थे, बल्कि वो एक बहुत ही रूढ़िवादी और पुरानी सोच वाले सख्त आदमी थे, जो कहने को तो सूट बूट पहनकर घूमते थे, मगर उनकी मानसिकता 500 साल पुरानी थी। अनन्या ये सोच कर डरी जा रही थी कि दादाजी के आने के बाद क्या होगा, कि तभी अनन्या, बाहर निकल। अपने दादाजी की बुलंद आवाज सुनकर अनन्या की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो इतना तो समझ चुकी थी कि दादाजी को शायद सब पता चल गया है, मगर कैसे? अब भिखारी के साथ बिस्तर में ही पूरा दिन काटेगी क्या? चल बाहर हॉल में आ जा, दादाजी डंडा लेके तेरा इंतजार कर रहे हैं। अनन्या ने एक नजर गुस्से से सनी को देखा और फिर अपने कपड़ों को ठीक करते हुए वो उस कमरे से निकल गई। उसके पीछे पीछे अभिनव भी निकल रहा था, पर सनी ने उसका कॉलर पकड़ लिया और बोला, बड़े बुजुर्ग सच कहते हैं, दारू सेहत के लिए हानिकारक होती है। देख, आज तेरी दारू तुझे कहाँ ले आई। अब तुझे हरदेव पाल सिंह के गुस्से से कौन बचाएगा साले। ये सुनकर अभिनव समझ गया कि ये सब जरूर इस सनी का ही किया धरा है। बिजली के तार से नीचे गिरकर शायद अभिनव बेहोश हो गया होगा, और उसी बेहोशी की हालत में सनी ही उसे यहाँ ले आया होगा। मगर अब अभिनव के दिमाग में कुछ और ही सवाल चल रहे थे। साला, एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या सनी सच में अनन्या का सगा भाई है? और इन सब के पीछे सनी की कौन सी चाल छिपी है? जहां अभिनव के मन में चल रहे थे ये सवाल, वहीं हरदेव पाल सिंह ले आए थे एक बड़ा विचार। करमजली, तेरी ये हिम्मत जो तू शादी से पहले एक लड़के के साथ संबंध बना रही है। शर्म आती है मुझे तुझको अपनी पोती कहते हुए। दादाजी, मेरा यकीन मानिए, मुझे नहीं पता कि ये सब। झूठ मत बोल, सब जानता हूँ मैं। ये सब तेरे माँ बाप की गलती है। लड़की होकर तुझे पढ़ाया लिखाया, बिजनेस भी करने दिया, इसलिए आज तू अपने बेडरूम में इस सड़क छाप लड़के को ले आई। ये कहते हुए हरदेव पाल अनन्या के गाल पर तीसरा थप्पड़ रसीद करने ही वाले थे कि अभिनव ने उनका हाथ पकड़ लिया। शर्म आनी चाहिए आपको। एक दादा होकर अपनी पोती पर हाथ उठा रहे हैं, उस पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। आपका दिमाग ठिकाने पे है भी या नहीं? अचानक पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। आज तक किसी ने भी हरदेव पाल से ऐसे बात नहीं की थी, और यहाँ एक मामूली सा डिलीवरी बॉय शहर के जाने माने रईस से जुबान लड़ा रहा था। अनन्या और उसके माँ बाप तो चुप रहे, मगर सनी अभिनव के पास गया और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, साले, तेरी ये हिम्मत जो मेरे दादाजी से जुबान लड़ाता है, साले गोलियों से भून डालूंगा तुझे। सनी, छोड़ दो इसे। सनी को समझ नहीं आया कि उसके दादाजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, और उसके पास अपने दादाजी की आज्ञा का पालन करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था।
इसीलिए उसने अभिनव का कॉलर छोड़ दिया। हरदेव पाल ने अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर वो अनन्या को देखते हुए बोले, अनन्या, इस लड़के का नाम जो भी है, तुझे आज ही इससे शादी करनी होगी। यह सुनकर मानो अनन्या के सर पर एक गाज सी गिर गई और वो चीखते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? मैं तो इसे जानती भी नहीं। अब ज्यादा अनजान मत बन लड़की। हरदेव पाल सिंह का कानून तू अच्छी तरह से जानती है। लड़के जिसके साथ सो गई, समझो उसी की हो गई। नहीं दादाजी, मैं आपके इस घटिया कानून को नहीं मानती। मैं नहीं करूंगी इस फटीचर से शादी। तो ठीक है सनी, अपनी बहन को फार्म हाउस ले जाओ। इस औरत को मेरी आंखों से दूर रखो और वहाँ की जमीन में उसे जिंदा गाड़ दो, समझे? ये सुनकर अनन्या सिहर उठी। वो जानती थी कि जो हरदेव कह रहा है वो करेगा भी, क्योंकि इससे पहले भी सिंह खानदान में जिस किसी ने भी हरदेव पाल सिंह के कानून की खिलाफत की, उसका यही अंजाम हुआ। अब अनन्या के पापा हरदेव पाल के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। डैडी जी, हम आज ही अनन्या की शादी इस लड़के से करवा देंगे। आप प्लीज हमारी बेटी की जान बख्श दीजिए। अनन्या भी अब अपने दादा के सामने लाचार हो गई थी। वहीं अभिनव जानता था कि अगर उसने अनन्या से शादी नहीं की तो एक मासूम लड़की उसकी वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। फिर क्या था, 1 घंटे के अंदर ही उसी हॉल में अनन्या और अभिनव की शादी हो गई। और शादी की पहली रात अनन्या की जुबान पर बस एक ही सवाल था, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अभिनव है, पर मेरे पापा प्यार से मुझे जो भी बुलाते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, हमारी शादी नहीं एक मजबूरी है। इसलिए हम दुनिया की नजर में भले पति पत्नी बन जाएं, पर इस कमरे के अंदर हमारा रिश्ता 2 अजनबियों का ही रहेगा। अभिनव ने अनन्या की बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया। वो भी जानता था कि महलों की रानी अनन्या का उसके जैसे डिलीवरी बॉय से क्या मेल, पर वो ये नहीं जानता था कि अगर भगवान ने उन दोनों को मिलवाया है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। आज हमारे दोस्त अकरम की बर्थडे पार्टी है। हम चाहते हैं कि इस पार्टी में नए दामाद को अपने साथ लेकर जाएं। अकरम, जो शहर का सबसे बड़ा रईस ही नहीं बल्कि शहर का सबसे बड़ा डॉन भी था, वो और उसके 2 पार्टनर्स मिलकर चलाते थे द माफिया किंग, जो देश की सबसे खतरनाक क्रिमिनल गैंग। वैसे तो अनन्या उस पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, पर दादाजी का हुक्म टालना उसके लिए इम्पॉसिबल था। मजबूरी में अभिनव को भी अनन्या के साथ जाना ही पड़ा, मगर वहाँ उसका सामना उससे हुआ जिसे देखकर वो पूरी तरह से चौंक गया। वैभवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी हाँ, अभिनव के सामने उसकी वही एक्स गर्लफ्रेंड वैभवी खड़ी थी, जिसके प्यार में धोखा खाकर अभिनव बिजली के तार पे चढ़ गया था। कहने को तो वैभवी भी अभिनव की ही तरह एक गरीब लड़की थी, मगर कुछ ही दिनों पहले शहर का जाना माना रईसजादा देवेन उसके प्यार में पागल हो गया और उसी के चलते वैभवी ने अभिनव को लात मार दी। देवेन ने जब अभिनव को वैभवी से बात करते देखा तो बोला, ये फटीचर कौन है बेबी? कहीं ये वही डिलीवरी बॉय तो नहीं जो तुम्हारे प्यार में बिजली की तार से कूद गया था? हाँ बेबी, ये वही देवदास की औलाद है। यहाँ भी जरूर ये कोई डिलीवरी करने आया होगा, है ना? इतने में वहाँ सनी पहुँच गया। डोंट टेल मी जीजा जी कि आप एक डिलीवरी बॉय हैं। आपकी शक्ल से ही लगता था कि आप एक गरीब फैमिली से हैं। एक डिलीवरी बॉय? छी छी। सनी, तू इस फटीचर को जीजा जी क्यों बोल रहा है? हाँ, कहीं तू ये तो नहीं कहना चाहता है कि मेरी प्यारी बहन अनन्या ने इस फटीचर डिलीवरी बॉय से शादी कर ली है? जी हाँ, सही सुना आपने। ये सुनकर पार्टी में मौजूद हर शख्स के होश उड़ गए, मगर जो सबसे ज्यादा बौखलाया वो था अनन्या का सबसे पुराना दीवाना चिराग। नहीं अनन्या, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझ जैसे प्रिंस चार्मिंग को छोड़कर तुम इस सड़क छाप डिलीवरी बॉय से शादी कैसे कर सकती हो? ऐसे अचानक कैसे हो गई तुम्हारी इस भिखारी से शादी? ये बात तो तू मुझसे सुन चिराग, कि मेरी प्यारी बहन की शादी अचानक इस भयानक प्राणी से कैसे हुई। और फिर बड़े ही नाटकीय ढंग से सनी भरी महफिल के सामने उस अनोखी शादी के बारे में बताने लगा। कैसे अनन्या के बिस्तर में मिला अभिनव, कैसे दादाजी ने लगाया अनन्या को थप्पड़ और कहा उसे बदचलन, और कैसे एक डिलीवरी बॉय के साथ बंध गई अनन्या। सनी ये सब बताया जा रहा था और सब ठहाके लगाकर हंसे जा रहे थे, मगर अनन्या की आंखों में थे आंसू। रोते रोते बेचारी अनन्या दौड़ते हुए वहाँ से भाग गई। अरे अरे अरे, बहन बुरा मान के भाग गई। अनन्या के पीछे अभिनव भी वहाँ से जा रहा था, मगर सनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अरे आप कहाँ जा रहे हैं जीजा जी? आप तो इस महफिल की शान हैं। अभी तो आपका सम्मान होना बाकी है। ये कहते हुए सनी ने अपने दोस्त देवेन और चिराग को देखकर आंख मारी और वो दोनों समझ गए अब सनी जरूर कोई बड़ा हंगामा करने वाला है। आइए जीजा जी, आप इस खास चेयर पर बैठिए। ये कहते हुए सनी ने अभिनव को एक बड़ी ही सुंदर मगर साथ ही साथ खतरनाक नजर आने वाली चेयर पर बैठने का इशारा किया। वो चेयर किसी राजा महाराजा की गद्दी की तरह दिखाई दे रही थी, मगर सनी के ऐसा कहते ही देवेन चिल्ला उठा।
ए सनी, तू पागल हो गया है क्या? ये उस चेयर पे कैसे बैठ सकता है? ये चेयर तो... अरे देवेंद्र, तू क्यों अपना खून जला रहा है भाई? मेरे जीजा जी को कैसे सम्मान देना है ये मुझे तय करने देना। सही कह रहा है सनी। अरे जो भी है, जैसा भी है, ये अब अपने दोस्त सनी का जीजा है, तो इसे इज्जत तो देनी पड़ेगी ना। चिराग की बात सुनकर देवेंद्र भी समझ गया कि अब सनी अभिनव का काम तमाम करके ही रहेगा। अभिनव, जो सनी की चाल से अनजान था, वो उस चेयर की तरफ बढ़ने लगा और सनी मन ही मन कहने लगा, अब पता चलेगी इस डिलीवरी बॉय को इसकी औकात। और फिर जैसे ही अभिनव उस चेयर पे बैठा, अचानक उस चेयर में लाल लाइट्स जलने लगी और पूरे के पूरे हॉल में बहुत तेज साउंड वाले अलार्म्स बजने लगे। ये क्या हो रहा है? सनी अचानक जोर से चिल्लाकर बोलने लगा, ये फटीचर, ये तूने क्या किया? माफिया किंग के मालिक की कुर्सी पर बैठ गया। जी हाँ, वो खास चेयर थी द माफिया किंग गैंग के मालिक अकरम की, और इस चेयर में अकरम के अलावा किसी और को बैठने की इजाजत नहीं थी। उन अलार्म्स के बजते ही बहुत से बॉडीगार्ड्स हाथ में बंदूक लेकर वहां आ गए और अभिनव को घेर कर खड़े हो गए। ढूंढ डालो इस भिखारी को, साला अकरम अंकल की कुर्सी पर बैठ रहा था, फटीचर कहीं का। मगर तभी वहाँ एक कड़क आवाज आई, कौन है वो माइका लाल जिसने माफिया किंग के मालिक की कुर्सी में बैठने की हिम्मत की? सूट बूट पहने और हाथों में एक इम्पोर्टेड सिगार लिए अब खुद अकरम वहाँ पहुँच गया था। अलार्म की आवाज सुनकर वो भी समझ गया था कि किसी ने माफिया किंग की कुर्सी में बैठने की गुस्ताखी की है। वो अभिनव के पास पहुँचा और धमकाते हुए बोला, तो तू है वो हरामजादा, अब तुझे अकरम के कहर से कोई नहीं बचा सकता। अकरम के मुंह से ये सुनते ही अभिनव अंदर तक सिहर गया और अकरम के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस कुर्सी के बारे में कुछ नहीं जानता था। जहां अभिनव अकरम के आगे गिड़गिड़ा रहा था, वहीं अब अकरम की आंखें अभिनव की अंगूठी पर टिकी हुई थी, जिस अंगूठी में टी लिखा हुआ था। उस अंगूठी को देखते ही अचानक अकरम के चेहरे पे छाया हुआ गुस्सा खौफ में बदल गया, मानो उस अंगूठी को देखकर अकरम को कुछ याद आ गया। टाइगर, अरे ये 5 मिनट में खाना नहीं, 5 सेकंड में मौत डिलीवर करता है, मौत। जिसे तुम सब एक मामूली डिलीवरी बॉय समझने की भूल कर रहे हो, वो करोड़ों के किंगडम का मालिक है, मालिक। अरे इसके नाम से सिर्फ इंडिया के डॉन ही नहीं बल्कि विदेशी माफिया भी कांपते हैं। जिसे सब समझते थे एक नाकारा डिलीवरी बॉय, उसकी सच्चाई सामने आते ही हिल गया पूरा का पूरा अंडरवर्ल्ड और हो गई 112 मुल्कों की पुलिस अलर्ट। पॉकेट एफएम आपके लिए फ्री में लाया है वो कहानी जिसे सुनने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिए हमारे साथ और फ्री में सुनिए एक आम डिलीवरी बॉय की एक खतरनाक माफिया डॉन बनने की कहानी। पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट एफएम ऐप इब्बे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।